नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस साल अब बिहार में ही चुनाव हैं, आप जानते हैं, और अगले साल असम में चुनाव हैं। असम, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में चुनाव हैं अगले साल। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी से पहले बिहार गए और उसके बाद असम जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों राज्यों में विपक्षी दलों ने मोदी को ऐसे सवालों से घेर दिया है जिससे बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा भुनाने के लिए बीजेपी के पास इस बार महाकुंभ का आयोजन भी है, जिसे लेकर रोजाना बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन विपक्ष जब वहां बदइंतजामी, गंदगी, भगदड़ और इन सब में निर्दोषों की मौत पर सवाल उठाती है तो बीजेपी उन सवालों को धर्म की आड़ लेकर खारिज करने की कोशिश करती है। आज यूपी में सीएम योगी ने यही किया है। योगी ने कहा है कि महाकुंभ में गिद्धों को लाश और सुअरों को गंदगी मिली। योगी की इस भाषा से समझा जा सकता है कि बीजेपी इस समय कैसी बौखलाई हुई है। असल में बीजेपी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों को जीतने से विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन विपक्षी दल तो अब और दम से सवाल पूछने लगे हैं। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जिस तरह बार बार अपमान किया है, उस पर भी मोदी घिर चुके हैं। क्योंकि यूएसएड से रकम मिली या नहीं मिली और इसका क्या इस्तेमाल हुआ, ये सवाल तो अलग है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि ट्रंप जिस तरह भारत के लिए बयान दे रहे हैं, उस पर मोदी किस लिए खामोश हैं। उनकी लाल आंखों और 56 इंच की छाती का क्या हुआ, ये सवाल पूछा जा रहा है। या ये बहादुरी केवल अपने विरोधियों को कोसने के लिए नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, 56 इंच की छाती की बात करते हैं। क्योंकि आज भागलपुर में मोदी ने कहा है कि बिहार में जंगल राज लाने वाले लोग आज पवित्र महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को यहां की जनता, यानी बिहार की जनता जनार्दन, कभी माफ नहीं करेगी। मोदी के इस बयान से साफ हो जाता है दोस्तों कि किसान सम्मान निधि बांटने के नाम पर बिहार जाने का असली मकसद चुनाव प्रचार की शुरुआत करना था। मोदी के इस दौरे पर अब लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने ले आता हूं। लालू यादव लिख रहे हैं कि पीएम के झूठ मापने का कोई पैमाना होता तो वो टूट कर चूर चूर हो जाता। ये कह रहे हैं लालू यादव सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी प्रबंधन के लिए निर्देश जारी करने के इरादे से बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री राज्य की बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं के किसी भी समाधान के साथ यहाँ नहीं आ रहे हैं, और बल्कि बिहार 20 साल तक एनडीए शासन में रहने के बावजूद देश में सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि राज्य के अपने दौरों में पीएम मोदी को यह भी बताना चाहिए कि बिहार से किए अपने पिछले वादों में से कितना उन्होंने पूरा किया है। ये जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को क्या कुछ कह रहे हैं इसी मसले पे, उनकी जुबानी सुनिए। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते हैं तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पिएंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक
आपको बता दूं कि आज आरजेडी कार्यालय में एक पोस्टर भी लगाया गया जिसमें लिखा है कि पूछती है जनता, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। बिहार में दरअसल बीजेपी और आरजेडी के बीच ये वार पलटवार बता रहा है कि चुनावी मैदान बिल्कुल सज गया है बिहार का। और इस बीच अभी से सीएम की कुर्सी पर दावा ठोकने वाले नीतीश कुमार भी आज आखिरकार मोदी के साथ एक मंच पर दिख ही गए, जहां से उन्होंने एक तरफ मोदी की शान में कसीदे पढ़े और दूसरी तरफ आरजेडी की बुराई की। यानी नीतीश अभी से बता रहे हैं कि वो इधर ही हैं, लेकिन बिहार की सियासत और नीतीश कुमार की चाल को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उधर मोदी बिहार के बाद असम में भी अलग अलग कार्यक्रमों के बहाने अगले साल की चुनावी तैयारी के लिए पहुंच रहे हैं और असम जाने से पहले आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी और हिमंता बिश्वा शर्मा पर कई सवाल किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक ट्वीट में दावा कर दिया है कि अब असम की नाराज जनता फिर से बीजेपी को मौका नहीं देगी। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे की इस ट्वीट को देख लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, असम में मोदी जी ने जुमलों का कारखाना लगाया है, जिसके कर्ता धर्ता भाजपा के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में असम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दोनों तरह से हमले किए गए हैं, राजनीतिक और शारीरिक। इन हमलों का जवाब जनता एक वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार बनवा कर देगी। असम राज्य भाजपा के भू माफिया द्वारा भ्रष्टाचार, नफरत और कुशासन का परिणाम झेल रहा है। युवाओं की बेरोजगारी, चाय बागान के कर्मियों की लाचारी, गैर कानूनी विदेशियों के मुद्दों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की लताड़ और भाजपाई दोगलापन जगजाहिर है। विकास के हर पैमाने पर और आर्थिक दृष्टि से राज्य पिछड़ गया है। असम के 3.5 करोड़ लोग बेहद आक्रोशित हैं। मोदी जी का कोई भी जुमला अब उनके गुस्से को ठंडा नहीं कर सकता। असम और उत्तर पूर्व में बदलाव निश्चित है, ये बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं गौरव गोगोई ने मोदी से पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के सीएम से सवाल पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक होने के बावजूद मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे हुई। आइए जरा सुन लेते हैं। गौरव गोगोई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, तब जबकि नरेंद्र मोदी बिहार के बाद असम के दौरे पे जाने वाले थे। उससे पहले सुनिए जरा गौरव गोगोई को। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हिमंता बिश्वा शर्मा जी से पूछेंगे कि आप तो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर थे, आपको तो नॉर्थ ईस्ट पूरा संभाला हुआ था, मीडिया में आपको नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य आपको का दर्जा मिलता है, तो मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे उत्पन्न हुई? मणिपुर में इस प्रकार से सामाजिक हिंसा कैसे हुआ? लोग क्यों मारे गए? लोग क्यों बेघर हुए? अब क्या उत्तर पूर्वांचल का दायित्व हिमंता बिश्वा शर्मा जी पर नहीं है? दोनों ने यह कहा कि मणिपुर का हिंसा कुछ ही महीनों में सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर कहा जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई कि ये तो कुछ महीनों में सुधर जाएगा। शायद उनको पूरी जानकारी हिमंता बिश्वा शर्मा जी दे रहे थे, जिन्होंने स्वयं मीडिया के सामने कहा अरे मणिपुर का मसला ये हम संभाल लेंगे। क्या संभाला? राष्ट्रपति शासन लग गया, समाज के बीच में हिंसा, दरार, यह है उनकी उत्तर पूर्वांचल के प्रति उनकी चाणक्य। तो गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, हर तरफ हिंसा और दरार है। क्या यह है उत्तर पूर्वांचल के लिए हिमंता बिश्वा शर्मा की चाणक्य नीति? मोदी के असम दौरे से पहले मणिपुर का जिक्र कर कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है दोस्तों। वहीं महाकुंभ में संगम के जल में गंदगी से लेकर भारी बदइंतजामी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। खासकर अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार को बिल्कुल हैरान करके रख दिया है, जिसका जवाब देने की कोशिश में आज सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली।
आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिला। सनातन की सुंदरता आखिर में समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? ये बात कि ये सारी चीजें आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? अब योगी ने यहां भले ही गिद्धों और सुअरों का जिक्र कर समाजवादियों को घेरने की कोशिश की हो, लेकिन इस कोशिश में उन्होंने ये सच्चाई भी मान ली कि महाकुंभ में लाशें भी गिरी और गंदगी भी फैली। इसका मतलब विपक्ष के आरोपों में दम है। तो दमदार विपक्ष के आगे कैसे कमजोर पड़ रही है बीजेपी, आज इसी की चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और समझेंगे कि बिहार से उत्तर प्रदेश, असम, इन तमाम राज्यों में आखिर कैसे बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। सरकार कोई भी बनाए, जीत किसी की भी हो, बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप लोग बातें कुछ और करते हैं, रिजल्ट तो कुछ और आता है। भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे शुभचिंतकों, आप लोगों को बता दूं, हम लोगों का काम विश्लेषण करना है, हमारा काम रिजल्ट देना नहीं है। हमारा काम रिजल्ट देना होता तो आज हम भी राजनीति कर रहे होते। हम पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता में हमारा काम विश्लेषण, खबरें जस की तस आप तक पहुंचाना है, वही पहुंचाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमारा विश्लेषण गलत है, वो हमारे कार्यक्रम को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि विश्लेषण सही है मगर रिजल्ट राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ने हैक कर दिया है, बीजेपी ने इस रिजल्ट को हैक करके रख दिया है, तो वो इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि दमदार विपक्ष, आज भी विपक्ष दमदार है। अखिलेश यादव ने हिलाकर रख दिया और आज योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ा कि गिद्धों को लाश और सुअरों को गंदगी मिली। आप चाहे गिद्ध और सुअर समाजवादी पार्टी को, वामपंथियों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कह रहे हो, लेकिन आपने यह तो माना कि वहां लाशें थीं और वहां गंदगी थी। और इसी ढंग से उधर अखिलेश यादव इधर उत्तर प्रदेश में, तो उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव अपने इस ढलती उम्र में भी, गिरते हुए शरीर में भी, वो आज भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो क्या कहूं मैं कि गलत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, वो भी लगातार, राहुल गांधी लगातार, और फिर उधर असम में। ये सारी चीजें बताती हैं कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। रिजल्ट कैसे आए, इसमें जरा आप लोग भी अपना काम कीजिए। आइए सड़क पे, आपका साथ देने के लिए हम भी तैयार हैं। सड़क पे आइए, हम मीडिया के रूप में आपका साथ देंगे, लेकिन आप आइए, आप भी कम से कम इसमें अपनी आहुति देने के लिए तैयार तो रहिए कि लोकतंत्र जो है वो जिंदा बचे। खैर, ये बातें इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप बुरा मत मानिए, बातें आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं कि लगातार आप लोगों में से कई सारे साथी लिखते हैं हमारे ही प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोग्राम में, कि आप लोग कुछ भी कहते रहिए, होता तो कुछ नहीं है। कहां से होगा? क्योंकि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन सब पे लगे रहते हैं। आपको सिर्फ रील करना है, रील बनाना है, उसके अलावा आपको देश दुनिया से कोई उसकी चिंता ही नहीं है। इसलिए तकलीफ होती है, इसलिए बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे तमाम साथियों से आपकी मुलाकात करवाता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी करता हूं, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा सोचिएगा, जो बातें मैं अभी कह रहा था, आपको भी इसमें काम करना होगा। खैर, चले आगे बढ़ते हैं आगे, और आना चाहता हूं सीधे पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास। नरेंद्र मोदी चुनावी सभा शुरुआत कर दी उन्होंने बिहार से, वो साफ दिखाई दे रहा है। उससे पहले वो मध्य प्रदेश में थे, 2 दिन मध्य प्रदेश में, बागेश्वर धाम गए, वहां कुछ उद्घाटन किया, फिर भोपाल आए, उसके बाद वहां से चले गए भागलपुर बिहार, और उसके बाद वहां असम। यह तो साफ समझ में आ रहा है कि आप चुनावी मोड में आ गए हैं, बिहार और असम समझ में आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो विपक्ष कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो बातें मैं यहां रख रहा था उसमें कितना दम है, और जो हम लिख रहे हैं दमदार विपक्ष के सामने कमजोर पड़ी बीजेपी, क्यों लिख रहे हैं, जरा इसको डिकोड कीजिए पंकज। देखिए, आप बस मैं आपको थोड़ा सा राजू भाई एक चीज याद दिलाऊंगा, मोदी जी किस समय चुनावी मोड में नहीं होते हैं। वो उनको देश से, जन सरोकार से, समाज की चिंताओं से, बेरोजगारी से, महंगाई से वास्ता ही कहाँ है। वो एक जैसे क्रिकेट में रन मशीन होता है, वो अपने आप को वोट मशीन समझते हैं। और आपने जहां से शुरू किया, हो सकता है और शब्द इरेलेवेंट लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है
कि जब इसके संविधान की संरचना की जा रही थी और हम लोग कह रहे थे कि वैज्ञानिक सोच के तार्किक समाज को हमको बनाना है, और उसमें प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में शामिल होता है जो अंधविश्वास, गंदी भाषा, धर्म की गलत व्याख्या सार्वजनिक रूप से करके अपनी प्रस्तुति पा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। आप एक चीज बताइए, जिस बुंदेलखंड में कैंसर का अस्पताल धीरेन्द्र खोल रहे हैं, मेरे जिले में ही है वो जगह, नेटिव प्लेस में जी, आज की तारीख तक मैंने तो 10 बार बोला धीरेन्द्र शास्त्री को कि भाई आपके इतने भक्त हैं, आप एक बार अपील करिए ना कि लोग गुटखा खाना बंद कर दें। बुंदेलखंड में जो कैंसर का प्रॉब्लम है वो तो गुटखे के कारण ही है। बिल्कुल। लेकिन उनका जो प्रेमिसेस है उसी में हर दूसरी दुकान में गुटखे की झारा लटकी हुई है। तो जैसे मोदी जी हैं ऐसे ही लोगों के कार्यक्रम में जाते हैं। मुंह में राम बगल में नाथूराम वाले हैं। देखिए, उनको भागलपुर जाना पड़ रहा है क्योंकि उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में सभा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लेफ्ट और राइट बहुत सारी बेटिंग करने के बाद भी, सफलताओं और असफलताओं के बाद भी, कांग्रेस जो अपने मुद्दे नहीं छोड़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का, जातिगत जनगणना का, पिछड़े और दुर्बल वर्ग के लोगों को अधिकार देने का, अकलियत का, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक समस्या बन गया। अभी तक होता यह था कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा सेट करती थी और कांग्रेस उसको फॉलो करती थी, उसका विरोध कर रही है, उसका प्रतिरोध कर रही है, सफाई दे रही। लेकिन अब कंप्लीट दूसरा मुद्दा हो चुका है। तो एक तनाव जो है, अच्छा दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने मोदी को इतना बड़ा बना दिया कि बाकी कोई जो उनके नेता हैं उनका ऐसा प्रभाव मंडल उनको नहीं लगता है कि वो जाकर वोटों को मोटिवेट कर पाएंगे। और देखिए, बिहार की स्थिति ये है कि बिहार में भले ही नीतीश जी एक चीफ मिनिस्टर हो, उनका अपना एक जाति वर्ग में एक प्रभाव हो, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार की जो क्रेडिटेबिलिटी थी, विश्वसनीयता, उसका वहां संकट खड़ा हो रहा है। जो नीतीश कुमार पिछले चुनाव में डीएनए टेस्ट को भेजते थे, वो नीतीश कुमार अब पैर छू रहे हैं। जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमानों के खिलाफ जो एक सांप्रदायिकता, नफरत का माहौल बनाया है, कल की आप 2 घटनाएं देखिए। मेरठ के पास में एक दूल्हे का जो प्रजापति समाज का था, उसका जो बिंदी निकल रही थी बारात, वो डीजे पे निकल रही थी और राजपूतों ने उनको पीटा। मथुरा में 2 बच्चियां जो दुल्हन बनी हुई थी, उनको वहां के दमक लोगों ने उनके मुंह पे कीचड़ लपेट दी और वो वहां इतनी मारापट्टी हुई थी, शादी नहीं हो पाई। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये ग्रामीण अंचलों में, चूंकि आजकल सूचनाओं का प्रसार बहुत तेज है, जब ये जा रही हैं तो जिस चीज को बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, जिस चीज को बार बार कांग्रेस कह रही है कि दलितों पर, कमजोर वर्ग पर हमले के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, वो बातें कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक को आप छोड़ दीजिए, वहां महागठबंधन है, वो हर कीमत पे साथ में जाहिर है 5 पार्टियां, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वो लोग अधिक सीट चाहेंगे, अधिक मांग चाहेंगे, उसको आप अंतर विरोध के रूप में मत देखिए। हर आदमी अपना हिस्सा ज्यादा चाहता है। जी, और बिल्कुल। उसी जगह यदि आप एनडीए को देखो तो भारतीय जनता पार्टी में ही वहां पर सबसे ज्यादा गुटबाजी है। उसके बाद में पासवान परिवार में गुटबाजी है। जीतन मांझी के अपने कोई लोग नहीं है, वो किराए पे लोगों को टिकट बेच के अपने लोगों को उन्होंने सांसद बनाया हुआ है। वहां एनडीए कहां पे खड़ा हुआ है? तो जो डिकोडिंग है, जो मेरी थोड़ी सी समझ बनी है राजीव जी, वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और इसी मसले को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी की राजनीति ये साफ समझ में आ रही है। इधर उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, और उसमें भी इतनी भद्दी भाषा, लाशें, ये आप मान रहे हैं। आप भले हमला करने की कोशिश
समाजवादी पार्टी के ऊपर भले हमला करना है। वामपंथी और समाजवादी पार्टियों का, समाजवादियों और वामपंथियों का नाम लिया है योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन कहा है कि गिद्धों को लाशें और सुअरों को गंदगी, यानी आप मान रहे हैं कि वहां लाशें भी बिछी और गंदगी भी वहां थी। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप किस युग में, और साफ साफ ये समझ में आता है कि आप अभी अपने जो शासन प्रशासन है उसके कारण इतने अंधे हो गए हैं, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि हम ही हमेशा रहेंगे और हमारे सिवा और कुछ होने वाला नहीं है, इस देश को चलने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी वही काम उधर कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा कुनबा जो है वो उसी दिशा में इस देश को ले जाना चाहता है जैसे 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 शब्दों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या देश की जनता नहीं देख रही है प्रशांत टंडन जी, नहीं सुन रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की दिशा कुछ और है। उनका संघर्ष विपक्ष से नहीं है, उनका संघर्ष दिल्ली में है। उनको दिल्ली आने की ख्वाहिश है, इसलिए वो बाई इलेक्शन मिर्कीपुर का होता है तो उसमें पूरी जान लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के रिजल्ट आए, उसमें उनके ऊपर सवाल खड़े हुए। और जहाँ तक कुंभ में जो लोगों की मौतें हुई हैं, उसमें तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भी बयान आए हैं, उन्होंने भी संवेदना जाहिर की है। तो योगी आदित्यनाथ किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किसको ये सब विशेषण से जो है वो नवाज रहे हैं? दिक्कत योगी आदित्यनाथ की, वो दिल्ली की सत्ता है, उनका कंपटीशन जो है वो दिल्ली आने की चाहत है उनकी, तो इसलिए उनको सारे क्रेडिट चाहिए। उनका निशाना समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्षी दल नहीं है, उनसे तो वहाँ राज्य में वो लड़ते हैं। वो मीडिया के मार्फत उनका जो कंपटीशन है, जो उनका संघर्ष है, वो दिल्ली से है। अब जहां तक बिहार की बात है राजीव जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहा था और मैंने जो एक शब्द उसमें नहीं मिला, वो मुझे किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए उसकी बात कर रहे थे जी। तो बेसिकली वो चाह रहे थे कि किसानों के में जो प्रोडक्ट है वो बाहर तक जाए। बहुत अच्छी मंशा है, लेकिन कैसे जाएंगे? वो बेसिकली किसानों के उत्पाद को जो उद्योगपति जो है उसका काम करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाएंगे, उसका काम है। सप्लाई चेन की बात कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उससे किसान की आय कैसे बढ़ेगी? जब तक एमएसपी नहीं होगा तो उन्होंने एमएसपी की बात नहीं की है। 2022 में किसानों की आय दुगनी कर रहे थे। स्वामीनाथन फॉर्मूला +1 की हम लोग बात करते रहते हैं। दूसरी की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एमएसपी तो पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के लिए तो एक बड़ी डिमांड है, उनको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जो तेजस्वी बात कर रहे थे वो बहुत अलग बात है। बिहार का किसान तो जमींदार भी नहीं है। बिहार में तो बटाई पे खेती होती है। बटाई का खेती हम लोग जानते हैं, किराए की खेती, कि उसमें किसान को पैसा भी मिलता है, पैसा भी देना पड़ता, मतलब वो एक हिस्सा मिलता है फसल का, उसको देना पड़ता है। तो बिहार की तमाम समस्याओं को आज प्रधानमंत्री ने एड्रेस तो किया, लेकिन वो कैसे आय किसान की बढ़ाएंगे ये बात नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी को पॉलिटिकली अगले 2-3 महीने के अंदर ये कॉल लेना है कि नीतीश कुमार का क्या करें। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो जिद है बिहार में, उससे पीछे हटना पड़ेगा। नीतीश कुमार को घोषित करना पड़ेगा, और नीतीश कुमार का नाम अगर घोषित नहीं होता है तो बिहार में, जैसा हम लोग चर्चा राजीव जी करते रहते हैं बार बार, कि बिहार में एनडीए या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे चुनाव के पहले।
वो मोर्चेबंदी जो अभी दिखाई दे रही है एनडीए और महागठबंधन की, वो फर्क हो जाएगी। ये कॉल बीजेपी को लेना है, नीतीश कुमार का कॉल, कि नीतीश कुमार का वो क्या करें, ये उनके गले की हड्डी है। दूसरी बात, बिहार सामाजिक न्याय की भूमि है जी। जैसे ही मोहन भागवत ने आरक्षण का रिव्यू करने की बात की थी, आरक्षण पर हम पुनर्विचार करेंगे, बिहार में उसका व्यापक असर हुआ था। ये आरक्षण खत्म करने की जो मांग है, जातिवार जनगणना की मांग है, जातिवार सर्वे वहाँ बिहार में हो चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नीतीश कुमार उस पर बोलना बंद कर चुके हैं, खामोश हैं। जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक जो है बिहार की राजनीति में बीजेपी कोई एक बड़ा डेंट कर पाएगी, अभी ऐसा लगता नहीं है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में बीजेपी कितना डेंट कर पाएगी, लेकिन बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार जाना, पिछले 8 महीने में 4 बार बिहार जा चुके हैं वो, और अब तो सीधा ये साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में चुनाव है इसलिए वो जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो किसान निधि है वो उसका बंटवारा तो हुआ, लेकिन उसके लिए बिहार जाकर ऐसी रैली करने की जरूरत तो कभी नहीं महसूस हुई नरेंद्र मोदी को। अब क्यों महसूस हो रही है, साफ समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि वहां पर चुनाव है इसलिए, और वहां से असम इसलिए क्योंकि असम में भी अगले साल चुनाव होने हैं वेस्ट बंगाल के साथ। कुछ दिनों बाद बंगाल में भी नजर आएंगे दीदी ओ दीदी कहते हुए नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो बातें यहां नरेंद्र मोदी करते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा करते हैं, या इधर योगी आदित्यनाथ करते हैं, इनकी बातें और जो विपक्ष कर रहा है इनकी बातों में कितना दम है, यहां यह बहुत महत्वपूर्ण है। जरा समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे कि दोनों विपक्ष यहां पे, क्योंकि हमारे कई सारे साथी कहते हैं आप लोग विश्लेषण करते रहिए, होता तो कुछ है नहीं, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए। अरे भाई, जीत की गारंटी हम नहीं दिए हैं, हम तो यहां साफ साफ विश्लेषण करते हैं, जो देखते हैं वो आपके सामने रखते हैं। जीत गए, क्यों जीत गए, आप भी देश के नागरिक हैं, आप भी कुछ कर लीजिए, या सिर्फ आप कमेंट लिखने में रहते हैं। सवाल तो ये उठता है ना डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, देश की जनता अंग्रेजों के साथ लड़कर अंग्रेजों को भगा दिए, और आप कर क्या रहे हैं। मिडिल क्लास को चाहिए सिर्फ वही 12 लाख का झुंझुना मिला। अभी मैं देख रहा था कि ये 12 लाख का झुंझुना क्या था। आपको याद होगा प्रशांत टंडन जी, आप कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव बीतने दीजिए, 12 लाख खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म, वोट बटोर लिए मिडिल क्लास का। और सबसे ज्यादा अगर अविश्वसनीय कोई है तो यह देश का मिडिल क्लास है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं इस मंच से, अविश्वसनीय है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको सिर्फ ऐसे झुंझुने चाहिए, ऐसे जुमले चाहिए जो 2014 में नरेंद्र मोदी दे के लाए थे, और आज भी उन जुमलों के इर्द गिर्द ये मिडिल क्लास जीता है। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, दोनों के फर्क को समझाइए जरा, बीजेपी के फर्क को और इधर विपक्ष के फर्क को। अभी तेजस्वी यादव का भाषण आपने दिखाया था, उसकी क्लिप दिखाई थी कि बिहार किन किन क्षेत्रों में अव्वल है। बिहार कई मामलों में अव्वल है, निरक्षरता में नंबर 1 है, जीडीपी के मामले में पीछे से नंबर 1 है, विकास के मामले में पीछे से नंबर 1 है, कहीं भी वो आगे से नंबर 1 नहीं है। वो प्रदेश जो देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, ब्यूरोक्रेट्स देता है, जिसके लोगों की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, वो राज्य कई मामलों में एकदम पीछे। तो अचरज होता है। और मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं एक फ्लैशबैक में जी, जब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की एक सभा में चीख कर कह रहे थे, कितना पैसा दे दूं आपको, 50,000 करोड़ दे दूं कि 75,000 करोड़ दे दूं कि 1 लाख करोड़ दे दूं, बताओ कितना पैसा दे दूं। जब इतना पैसा आपने दे दिया तो ऐसी हालत क्यों है, क्योंकि पैसा दिया नहीं। पैसा देने की घोषणाएं की, और तमाम आप जीएसटी का बकाया तो देते नहीं बिहार जैसे राज्य को, पिछले राज्यों को, वो उनका जीएसटी का बकाया तो पेमेंट करते नहीं, और बातें करते हैं कि साहब हम इतना करोड़ दे रहे हैं, इतना करोड़ दे रहे हैं, इतना करोड़ दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा ईंधन, सबसे ज्यादा ईंधन बिहार जैसे राज्यों से मिलने की संभावना है। और बिहार के नीतीश कुमार को देखिए, और पटनायक जी को देखिए, चंद्रबाबू नायडू को देखिए, आखिर बीजेपी के साथ में कौन कौन लोग हैं, खड़े हैं अभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ये बातें साफ है कि बीजेपी के सामने कौन है और बीजेपी के साथ कौन है।
लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही कि ये जुमला फैक्ट्री है और बिहार में जुमला फैक्ट्री खोली जा रही है, जुमले, नए नए जुमले गढ़ने के, नए नए जुमले बनाने के, नए नए जुमले और कस्में वादे करने का दौर है। बिहार के बिहार का चुनाव सन्निकट है, पास में ही है, तो सारी पार्टियां बिहार में जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो जैसा पंकज जी ने कहा, हमेशा 5 साल वो चुनावी मोड में ही रहते हैं और उनका फार्मूला बहुत साफ है। उनका फार्मूला ये है कि 100 झूठे वादे कर दो, किसी न किसी वादे के भ्रम में कोई ना कोई व्यक्ति तो आ ही जाएगा। भाई एक मछुआरा है, वो 50 कांटे फेंकता है और एक मछुआरा अपने रूटीन में काम करता है, तो जिसने 50 कांटे एक साथ फेंके हैं, संभावना है कि कुछ मछलियां उसके जाल में, उसके कांटे में फंस जाएगी। तो बीजेपी इस बात को मानती कि जितना बोला जाए बोलो। और आप देखिए कि किस तरह की बातें कही गई थी जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। यही बात बीजेपी के एक नेता ने कही थी, ये जुमला था कि हम सरकार में आए तो हम ये कर लेंगे। यानी उन्हें उम्मीद नहीं थी, पर उन्हें एक बात पक्की लग गई कि देखिए जुमलेबाजी से बड़ा फायदा है। आज आपने देखा होगा देश के कृषि मंत्री को विमान में एक खराब सीट पर बैठकर जाना पड़ा इंदौर से दिल्ली, तो उन्होंने उस पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि देखिए मेरी सीट टूटी फूटी थी, उसमें बैठ के मुझे दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन उस सीट, मेरे सामने कई लोगों ने कहा कि ये सीट मैं बदल लूं, लेकिन मुझे लगा कि किसी और को खराब सीट पर, टूटी सीट पर क्यों बैठना। आपको भोपाल से दिल्ली की 1 घंटे की यात्रा में जरा सी असुविधा हुई तो आपने ट्वीट कर दिया, अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, एयर इंडिया को भला बुरा कहा। किसी की भी सीट जो विमान में जा रहा है खराब क्यों हो, विमान की क्या बस में भी खराब सीट क्यों हो, टूटी सीट क्यों हो, किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जब हजारों किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हजारों किसान आना चाहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो अपना घर बार छोड़कर, अपना खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर डटे हैं, तब आप तो कृषि मंत्री हैं, खुद किसान हैं, आपको चिंता नहीं होती कि आप उनके बारे में कुछ कहें, उनके बारे में कोई फैसला लें, प्रधानमंत्री से कहें कि मैं कृषि मंत्री हूं और किसानों की बात मांगे हल होनी चाहिए। ये वो कृषि मंत्री जो किसानों की बातें करते हैं, खुद को किसान बताते हैं और बड़े किसान हैं भी, लेकिन वो ये बातें अपने बारे में हुई तो बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में बात हो रही तो नहीं कर रहे। और जो देश के सामने आर्थिक संकट एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो SIP में कमी का मामला हो, मिडिल क्लास की बात आप कर रहे थे, मिडिल क्लास तो इस बात में खुश था कि भाई हमारा पैसा शेयर मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन वो मिडिल क्लास अभी बहुत दुखी है कुछ दिनों से, क्योंकि शेयर मार्केट में जो इंडेक्स नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट में जो बिना मेहनत के पैसे नहीं बढ़ रहे लोगों के, उन्हें बहुत शिकायत है कि हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा। और सारे के सारे जुमले ये सरकार केवल एक काम के लिए वापरती कि वोट कैसे मिले। अब बागेश्वर धाम में कैंसर का अस्पताल, उस इलाके में कैंसर का अस्पताल बुंदेलखंड में खोला जाएगा, उसका शिलान्यास समारोह। और प्रधानमंत्री ऐसे कैंसर के कार्य, अगर प्रधानमंत्री को कैंसर मरीजों की इतनी चिंता थी तो देश में सरकारी खर्चे से कैंसर के अस्पताल खोले जा सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार की कोई रुचि नहीं है कि मरीजों का इलाज हो, अच्छा इलाज हो, मुफ्त इलाज हो और इलाज पहुंच के भीतर हो। लगातार ऐसी खबरें आ रही कि कई बड़े बड़े 5 स्टार अस्पताल मरीजों की मौत के बाद भी ICCU में या ICU में मरीज को रख देते हैं, परिवार को मिलने नहीं देते और 4-4 दिन तक उनका बिल बढ़ाते रहते हैं। 4 लाख का खर्च बताते हैं कि 4 लाख में ऑपरेशन हो जाएगा, मरीज की मृत्यु हो जाती है और वो बिल 14 लाख हो जाता है और मरीज को उसके परिजन की देह नहीं दी जाती। इतना अंधेरगर्दी स्वास्थ्य के मामले में हो रही है, सरकार की तरफ इस पर ध्यान नहीं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में, पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने यह बात कही थी कि हमने 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हेल्थ सेक्टर के लिए की। और वो 50,000 करोड़ की व्यवस्था कैसी थी? अगर आप 5 स्टार होटल खोलना चाहते हैं, आप 5 स्टार अस्पताल खोलना चाहते हैं, क्योंकि अस्पताल और होटल में कोई अंतर अभी बचा नहीं, अगर आप 5 स्टार हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपको सरकार उस मद से कर्ज देगी।
यानी जो 50,000 करोड़ रुपए हैं वो इसलिए है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, बड़े अस्पताल वाले अपने अस्पताल की ब्रांच खोल सकें और वो पर्यटन को बढ़ावा दे सके, विदेशी नागरिकों को बुलाकर ऑपरेशन कर सके। यानी बेसिक चिंता, कुपोषण की चिंता सरकार को नहीं, लोग बीमार ही ना पड़े इसकी चिंता नहीं है। और जिन बाबा के दरबार में जाकर, अभी वो अस्पताल बना नहीं है राजीव जी, लेकिन जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और बाबा एक साथ दिखे, अब बाबा के लोग जब चंदा मांगने जाएंगे तो किसकी हिम्मत होगी कि मना करेगा कि बाबा हम चंदा नहीं देंगे अस्पताल के। तो इस तरह की गलत परंपराएं कायम हो रही है और बेसिक मुद्दे जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो सरकार पूरी नहीं कर रही है। हर चीज को चुनाव और केवल चुनाव के नजरिए से सरकार सोचती है। और जो बातें भाई आज ही जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सीधा चुनाव में जिस तरह मैनिपुलेशन होता है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल अभी इतना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चुनाव में मैनिपुलेशन एक अलग मुद्दा, लेकिन उससे पहले, उससे इतर, आप बागेश्वर धाम की बात कर रहे थे और वहां सो कॉल्ड बाबा जो अब हॉस्पिटल बनवा रहा है उसकी बात हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां पहुंचते हैं तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो वही कह रहा हूं कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या प्रयागराज हो या दिल्ली हो या उधर बिहार हो या असम हो, अभी इस वक्त जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी उधर असम में गुवाहाटी में रोड शो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये सब कुछ करके आप चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंकज चतुर्वेदी जी ने शुरुआत में ये बात कही ही, लेकिन साथ साथ अगर आप देश की जनता को कुछ दे रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन देश की जनता को बरगला रहे हैं और विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है तो इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। जरा आना चाहता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास। प्रयागराज में आखिर क्या कह गए आज योगी आदित्यनाथ, इसकी कुछ चर्चा है क्या सुनील जी? दूसरी बात कि अगर खुले तौर पे आप कहेंगे कि गिद्धों को लाशें मिली और सुअरों को गंदगी मिली, बहुत सारी बातें आप सनातन और क्या क्या एक लंबा चौड़ा में उस समय सुना रहा था, मुझे याद भी नहीं है उतना, लेकिन अगर ऐसी बात मुख्यमंत्री कहे तो फिर कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा राज्य? धन्यवाद राजीव जी। जिम्मेदार कौन है जिसने जिंदा व्यक्तियों को लाशों में परिवर्तित होने दिया, वो हालात बनने दिए जो एक पूर्ण लाभ कमा करके अपने घर वापस जाना चाहते थे, और वो एक लाशों में तब्दील हो गए, उनके परिजनों को लाशें नहीं मिली। गोताखोर पानी में डूब करके लाशें निकालते हैं, वो ढूंढ के लाते हैं कि किसी कोई व्यक्ति का डूब गया तो उसकी लाश उसके परिजनों को मिल जाए, जिससे कि उस देह का अंतिम संस्कार कर सके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि किन किन लोगों की मृत्यु हुई, कौन सा सनातन परंपरा के अनुसार किसका पाप ज्यादा है, किस बाप बड़ा ज्यादा है। अगर आप सनातन की दुहाई देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग सरकार के आश्वासन पर किसी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हों वो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके सकुशल वापस चले जाए। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की आपने? नहीं की। और जो दुर्घटना हुई जिसमें इतने लोग हताहत हुए, वह संख्या भी आप बताने के लिए नहीं तैयार है। सनातन परंपरा में तो मृतदेह का भी एक सम्मान है, आप उसको असम्मानजनक तरीके से नहीं हटा सकते। ये माना जाता है कि आप उसका भी एक संस्कार होता है, उसका कोई ऐसी चीज जो उसके अंतिम क्रियाकलाप होते हैं उसको संस्कार की संज्ञा दी गई है, वो कोई उपक्रम नहीं है। और उस संस्कार को भी आप पूरे नहीं होने देना चाह रहे हैं। और जो लोग इस पे सवाल पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, गोया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो आरोप आपके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगते रहे हैं कुंभ मेले को लेकर। निश्चित रूप से कुंभ मेला भी आप ऐसा थोड़े है कि आज लग रहा है। जब ये देश नया नया आजाद हुआ, इस देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी प्रगति नहीं हुई थी तकनीकी और प्रौद्योगिकी की। 1954 में तभी यही कुंभ लगा था, जिसका इतिहास सबके सामने मौजूद है, और सकुशल हुआ। जो दुर्घटना घटी उसके लिए तमाम सरकार ने उसको स्वीकार किया और तमाम तरह के सुझाव आए। आप तो पूरी की पूरी लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर नदियों में या घाट के आसपास या मेला के इलाके में अगर कोई गंदगी की तरफ आपका इशारा कर रहा, आरोप लगा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उस गंदगी को न होने दें, कि उस गंदगी से आंख चुराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। यह तो इंतजाम नहीं हुआ। तो जिस किसी को आप बात कर रहे हैं कि जिसको क्या मिली, जो लोग गंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भक्तों के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि गंदगी होने में आपका कोई योगदान नहीं होना चाहिए, आप इससे बचिए, और जहां गंदगी है उससे बचिए। वो सनातन के विरोधी तो नहीं है। इन नारों के साथ, इन जुमलों के साथ आप अपने जिम्मेदारियों से बच जाएंगे, ऐसा तो कतई नहीं लगता। कुंभ की अगर आप चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़े पैमाने पर लोग इस कुंभ मेले में लगातार आ रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़े है कि अगर ये कम्युनिस्टों की, वामपंथियों की सरकार होती थी पश्चिम बंगाल में, तो उस समय लोग गंगा सागर नहीं आते थे क्या? वो सरकार वो इंतजाम नहीं करती थी। अगर आप समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 2013 का कुंभ इसे इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, और इतने ही बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। हर साल मेले का आकार बढ़ जाता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ा है कि पहली बार आकार बढ़ गया, हर बार आकार बढ़ जाता है, हर बार पैसा बढ़ जाता है, आने वालों लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा कभी नहीं होता था कि लोग, हर सरकार इसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी कि वो पूरी व्यवस्था करे। केरल में वामपंथियों की सरकार है, तमाम धार्मिक स्थान है वहां पर, क्या सरकार छोड़ देती है कि नहीं धार्मिक आयोजनों से हमें कोई मतलब नहीं है? वो उतना इंतजाम करती है क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर लोग कहीं किसी जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो अपनी विचारधारा के कारण से किसी आयोजन में की व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार है, सरकार के कुछ दायित्व होते हैं, उस दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा आपको। और इस मेले के माध्यम से, इस मेले को कितना सनातनी रहने दिया आपने। सत्तारूढ़ दल के और सत्ता के विभिन्न संगठन, कितने संगठन है जो यहाँ पे सक्रिय हैं, कितने गिनती नहीं कर सकते हैं आप। यह पूरा का पूरा मेला धार्मिक संगठनों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो श्रद्धा भाव के साथ अपने किसी धार्मिक क्रियाकलाप के तहत इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अपने एजेंडों को चलाने के लिए ये मेला नहीं होता कि आप अपने एजेंडे को चलावें, उस एजेंडे के तहत तरह तरह के आप कार्यक्रम करें, लोगों को उसमें आमंत्रित करें, उनको बाकायदे उसका प्रचार करें। ये काम थोड़े है। अगर प्रधानमंत्री 2 बार इस मेले में आते हैं, 18 बार मुख्यमंत्री इस मेले में आते हैं, तो इस मेले में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े लोग, इस बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का किसी आयोजन में की तैयारियों में शामिल होने का क्या मतलब हुआ कि पूरी तरह से परफेक्ट है, वो एक एक चीज दुरुस्त कर दी गई है, कहीं कोई भी खामी नहीं रह गई। और बावजूद इसके अगर खामी होती है, सनातनी अगर आप घटनाओं का संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, कौन जिम्मेदार है? आप किसी और के ऊपर आरोप लगाने के बजाय 2-2, 3-3 घटनाएं हुई और आप एक घटना आपको लेकर बैठे, दूसरे की चर्चा भी आप नहीं करना चाहते जी। जो आपने बड़े शोर शराबे के साथ आपने एक न्यायिक आयोग, एक न्यायिक समिति बनाई थी, उसका भी कार्यकाल आपने बढ़ा दिया। उसकी कोई भी रिपोर्ट, कोई वक्तव्य, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। आप कोई प्रशासनिक स्तर पर भी कोई आपने कार्रवाई नहीं की। सवाल इस बात का है कि अगर कमियां रही, जो आरोप लगे, उन आरोपों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और अगर सरकार नहीं देती है तो यह इसका मतलब यह होगा कि सरकार के पास कोई जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आपके लाडले मुख्यमंत्री हैं तो उनके डीएनए पे सवाल किसने पैदा किया था? वो आज बदल गई बात। आप नीतीश कुमार जी का जो एक बयान आया था महिला पुरुष संबंधों के ऊपर विधानसभा में, उसके ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की गई थी नीतीश कुमार जी को लेकर के? किन लोगों ने टिप्पणियां की थी? उस समय लाडले नहीं थे। आज नीतीश कुमार जी बहुत लाडले हो गए। बिहार की जो समस्या, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो जिस विकास का आपने दावा किया था उनका हुआ क्या? आप
आप लोग आपने तो एक एम्स के काम करने का आश्वासन दे दिया था, जिसका भी एक ईंट तक नहीं रखी गई थी। सवाल इस बात का है ना कि केवल जुमलेबाजी से, केवल भाषणों से तो काम नहीं चलता। आज जो बिहार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है पलायन। उस पलायन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? पिछले 11 सालों में आपने कितने काम कर दिए? 2024 के चुनाव के पहले, अब तो लोग विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा के चुनाव के पहले लगभग 10 बार प्रधानमंत्री जी गए हैं बिहार, और हर चुनाव के दौरे के दौरान दिए गए उनके आश्वासनों को देख लीजिए आप जी। उन आश्वासनों का क्या हुआ? जो है किसान, आप कहते हैं कि आप खाद की उपलब्धता आपने सुनिश्चित कराई है। कौन सा ऐसा इलाका है जहां के किसानों को बहुत सुविधाजनक तरीके से खाद मिल जा रही है, और जहां किसान खाद के लिए झगड़े की स्थिति नहीं हो, प्रदर्शन की स्थिति न हो, संघर्ष न हो रहे हो? खाद और बीज की उपलब्धता और उनके उपज का बेहतर कीमत, यही तो मांग है किसानों की। ये तीनों चीजें आप नहीं पूरी की, बात ही नहीं करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप जो बात आप करेंगे वो बात लोग स्वीकार भी कर लेंगे, यह संभव नहीं है। आप आज आपने प्रधानमंत्री जी ने छतरपुर जिले में एक शिलान्यास कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्वास्थ्य की सुविधा सबको सुलभ हो और कम कीमत पे हो जी। इस देश की चिंता क्या है कि स्वास्थ्य की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें, दवाओं की कीमतें और उपचार की कीमतें, उस पर तो आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। आज जरूरत इस बात की, ठीक है, तमाम धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं जो अस्पताल संचालित करते हैं, लेकिन वो अपना इतना डंका वो किस कीमत पर चलाती हैं, इसको भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये आप लेकिन सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है? ये पिछले 20 वर्षों से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कितने संस्थान ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र में कितने संस्थान खुले, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हो गई। आज भी स्थिति है कि इलाहाबाद जिले में, प्रयागराज को आज आप कहते हैं, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, छतरपुर, भिंड, तमाम जिलों के लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट उपचार कराने के लिए। क्यों ये स्थिति कैसी हो गई? आपने क्यों नहीं बेहतर कर दिया? सभी के सभी लोग रीवा जिले में कर, रीवा जिले में मेडिकल कॉलेज आज से नहीं, बहुत पहले से है। उसको कितना इनरिच कर दिया आपने? स्वास्थ्य सेवाएं कितनी आपने बढ़ा दी? सीधे जिले की स्थिति, सीधे जिले के तमाम लोग जो वहाँ एनटीपीसी का अस्पताल है वहां जाते हैं उपचार कराने के लिए। सिंगरौली जिले में कितनी आपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर दिया, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के, धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आप जाकर के आप ये बताना चाहते हो, सरकार का काम, सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का काम अंधविश्वास को दूर करना होता है। अब एक ऐसे व्यक्ति को जो केवल और केवल अंधविश्वास फैलाता है, उसकी भाषा से सहमत नहीं हुआ जा सकता। ऐसे लोग एक कार्यक्रम में आप जाकर के उनका गौरवगान करते हैं, और आप ये कहते हैं कि नहीं, विपक्ष के लोग देश की प्रगति को देखना नहीं चाहते। सवाल ये नहीं, इससे नहीं, बात केवल और केवल अगर आप मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होने वाला है। असम में आप जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मणिपुर में जाना चाहिए। करते हैं इन सब इसका पे बात गोया करते कि हैं सुनील जी हर आते हैं, कदम थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं और दूसरे राउंड में आता हूं। असम पे बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, और मणिपुर ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ज़रा, जैसे आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सबका जिक्र किया, ज़रा उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, बिहार नरेंद्र मोदी आज गए, एक मंच पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों थे। बिहार
जाने से पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर अपनी तमाम बातों को उन लोगों ने रखी हैं और उसके बाद फिर बाद में भी लालू यादव का और इनका भी 15 सवाल पूछे तेजस्वी यादव ने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। नरेंद्र मोदी इन सारी बातों को न करते हुए और उधर नीतीश कुमार साफ साफ जुगलबंदी दिखाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन मुस्लिम कार्ड और फिर सांप्रदायिक कार्ड ये सब खेलने की पूरी कोशिश की है। अगर भाषण सुनिए, चाहे नीतीश कुमार के भाषण को सुनिए या नरेंद्र मोदी के, बहुत गंदा भाषण, नरेंद्र मोदी का तो खासकर बहुत ही गंदा था। इसलिए गंदा वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ चीज़ें शोभा नहीं देती हैं जब आप किसी मंच पे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी, सिर्फ अगर नरेंद्र मोदी होते, भाजपा के किसी कोई कार्यकर्ता या नेता होते तो फिर मान लिया जाता, लेकिन वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रधानमंत्री भी हैं, एक नहीं बल्कि तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए थोड़ी सी अपेक्षा, थोड़ी सी उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर वहीं नहीं चले जाएंगे जहां वो मंगलसूत्र, रोटी बेटी माटी सबकी बात करने लगते हैं। क्या कहेंगे आप अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या यहाँ से बिहार की सियासत जो है वो एक टर्निंग पॉइंट पे है? आज की तारीख में टर्निंग पॉइंट पे है बिहार की सियासत? कि बिहार की सियासत एक टर्निंग पॉइंट पे है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों जो थे वो हंस हंस कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही प्रहसन हो गया और लोग समझने लगे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक चीज तो ये है कि वो जिस तरीके से बातें की जा रही थी और जो विजुअल आ रहे थे कि आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में नरेंद्र मोदी जी जो है वो खी से निपोल रहे हैं और नीतीश कुमार जी जो हाथ हिला हिला के कुछ समझा रहे हैं, तो ये समझ में आया कि मामला सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को लेकर राजीव जी लगातार, मुझे पहले भी मैंने कहा है कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद से ही कंपटीशन होता है कि भाषा के मामले में वो कितना नीचे जा सकते हैं। तो हर बार वो खुद से ही कंपटीशन करते हुए नजर आते हैं कि वो अपना पिछला बार जो उन्होंने बातें कही थी उससे वो और कितना नीचे जा सकते हैं। तो नीचे गिरने का भाषा के मामले में अगर कोई बैरोमीटर हो तो मुझे लगता है कि वो टूट जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हर बार जो है वो उसको तोड़ते हैं कि और नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो वो पहुंचे। लेकिन अभी तो बिहार के चुनाव में राजीव जी 6 महीने का समय है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की भाषा अभी से इतनी नीचे गिर रही है, इसका मतलब चुनाव जल्दी होने हैं, ये भी संकेत है राजीव जी। क्योंकि वरना इतनी जल्दी भाषा को नीचे नहीं गिरना चाहिए था, बस 2 महीने पहले गिरना भाषा शुरू होती। लेकिन अगर अभी से भाषा गिर रही है प्रधानमंत्री की तो समझा जा सकता है कि चुनाव जो है बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये भी एक समझ में आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से राजीव जी आज सवाल उठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, तो खैर उन सवालों के जवाब है ही नहीं। और चूंकि वो मन की बात करते हैं तो अपनी ही मन की बात करते हैं, एक तरफा संवाद करते हैं, एक तरफा डायलॉग करते हैं, तो विपक्ष के सवालों के जवाब तो प्रधानमंत्री के पास होते ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जो इस तरीके से पहले गए थे बिहार और उन्होंने कहा था कि कितने हजार करोड़ दे दूं, कितने लाख करोड़ दे दूं, अभी वो बातें गायब दिखाई दी, कितने लाख करोड़ दे दूं, कितने हजार करोड़ दे दूं, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने नहीं की। नीतीश कुमार पर भी सवाल है कि भाई आपका जो मुख्य एजेंडा हुआ करता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री को मतलब नीतीश कुमार को साफ तौर पर पूछना चाहिए था कि मोदी जी, मैंने जो आपको जो 32 पेज की चिट्ठी लिखी थी उस पर क्या आपने कार्रवाई की अब तक? सार्वजनिक तौर पर यह सवाल जो था नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो सवाल जो था वो मिस हो गया, या तो नीतीश कुमार भूल गए, उनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है, जैसा कि लोग कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो या तो चिट्ठी नीतीश कुमार ने नहीं लिखी थी, और अगर नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी थी, बिहार में मुख्य प्रधानमंत्री मौजूद थे और दोनों एक मंच पर थे, तो मुख्यमंत्री जो इन्होंने चिट्ठी लिखी थी 32 पेज की, उनको प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए था कि आप बिहार आए हैं और आपका चुनावी अब यहाँ से दौरा शुरू हो गया है, तो मान्यवर जो हमारी 32 पेज की चिट्ठी थी उस पर आपने क्या कार्रवाई की, जरा ये भी बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने उस 32 पेज की चिट्ठी का मुझे लगता है कोई जिक्र नहीं किया, जबकि होना चाहिए था। तो ये राजीव जी एक तरह से देखा जाए तो जो अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है कुछ, उसकी तरफ साफ संकेत जो एक तरफ से मिलता है। नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी सहज नहीं दिख रहे हैं राजीव जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अविश्वास बहुत ज्यादा जो है वो बना हुआ है कि नीतीश कुमार पता नहीं कब क्या करेंगे। और ये डर एक तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा में भी जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्हें डर अभी भी बना हुआ है। तो राजीव जी एक तरह से देखा जाए कि विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल उठाए, प्रधानमंत्री असम पहुंचे, अभी आप जैसे बताया हम लोगों ने कि वहां रोड शो कर रहे हैं, उससे पहले लगभग 1 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस की दिल्ली में, राजीव जी कांग्रेस के नेताओं ने की है,
जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए हैं। और जब असम प्रधानमंत्री जाएंगे तो तमाम सवाल सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, ये सारे सवाल जो उठेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूछा कि भाई आप कब तक विदेशी नागरिकों को आप डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट राजीव जी सवाल पूछ चुका है। और हेमंता विश्व शर्मा जिस तरीके से काफी समय से भाई पूर्वोत्तर के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और गौरव गोगोई ने सही सवाल किया कि भाई आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा है। तो चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे नागालैंड का मसला हो, सवाल जो है वो हेमंता विश्व शर्मा से भी बनते हैं। तो अब राजीव जी देखना होगा कि प्रधानमंत्री का बिहार के बाद असम का भी दौरा लगातार जारी रहेगा और अभी से चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी है। और महाराष्ट्र से भी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे साफ दिखाई पड़ता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बात रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है, चाहे वो घरेलू मोर्चे पर हो और चाहे वो ट्रंप ने जो बातें कही हैं विदेशी मोर्चे पे हो। जी आपको लगता है क्या पंकज जी कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब घरेलू मोर्चे पे या विदेशी मोर्चे पे नहीं दे पा रहे हैं? खासकर नरेंद्र मोदी, और अमेरिका से लेकर यहाँ तक जितने सवाल पूछे जा रहे हैं, अमेरिका में तो ट्रंप ने बिल्कुल ही इनको कहें तो हिला के रख दिया है। 21 मिलियन की बात हो या 18 मिलियन की बात हो, लेकिन बात तो है, कुछ तो है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल कर रहा है। अब कुछ दिनों बाद मार्च में जब विंटर का सेशन का पार्लियामेंट में दूसरा पड़ाव जो है उसकी शुरुआत होगी, तब शायद बहुत सारे सवालों का जवाब इनको और देना होगा। लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि बिहार हो, चाहे बंगाल हो या असम हो, इनकी तैयारियों में इस ढंग से मशगूल हैं नरेंद्र मोदी कि देश को आगे पटरी पर लेकर आगे बढ़ाना ये सब भूल जाते हैं, भूल गए हैं। और यहाँ बिहार की ज़रा बात आपसे करना चाहूँगा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के जो बयान आए हैं उसके क्या मायने हैं? क्या बिहार में ये वो सवाल जो लेकर मैं गया था अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, बिहार में चुनाव का ये टर्निंग पॉइंट आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो यहाँ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, ऐसा माना जाए? हाँ, मैं आपकी बात पे आऊंगा, उससे पहले 2 मिनट में अभी आज के अपने व्यक्तिगत अनुभव में आपको बता रहा हूँ। मैं आज सुबह 6:30 बजे लखनऊ से बाई रोड निकला था कार से और दिन में अपने घर आया हूं। सड़कों पर भक्ताणुओं की अराजकता की स्थिति थी। आपको बताऊं, कोई भी टोल नाका ऐसा नहीं था जिसमें आपको आधे घंटे से कम समय लगे। इस पूरे एक्सप्रेस वे पे गिने चुने फूड पॉइंट्स हैं। फूड प्लाजा पे स्थिति ये थी कि सड़कों पे टॉयलेट बन गए थे। वहां पे आपको दिन में 12 बजे तक फूड मिल नहीं रहा है। ये सड़कों की स्थिति। और जो टोल प्लाजा है उसमें जहां पे आप एंट्रेंस करते हैं उसमें एक एक फीट कचरा पड़ा हुआ है। ये इस सड़क की अराजकता की स्थिति बता रहा हूं। अभी की एक घटना है, अयोध्या में बैरिकेडिंग के कारण बीजेपी के वरिष्ठ नेता की गाड़ी में डेथ हो गई, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाया। यहां तक तो बहुत, यानी फिर भी ठीक है, तो आमतौर पे होता रहता है इस मुल्क में। कल की एक घटना है, जो प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन थी, उसके डब्बे में सांप निकला और एक यात्री को काट लिया और ट्रेन में यात्री की मौत हो गई। यानी ये जो स्थिति है, और जिस कविता को आज योगी जी ने सदन में पढ़ा, दुर्भाग्य से आपको बताऊं, 6 दिन पहले फेसबुक पे छिछोरे किस्म के सांप्रदायिक हिंदुओं का एक पेज है जो दिन भर लुच्चाई करता है, उन्होंने इस कविता को पोस्ट किया था, एक तिवारी करके, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, 6 दिन पहले। और उस पे बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि गिद्ध जिसको तुम कह रहे हो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सफाई कर्मचारी, यदि गिद्ध नहीं होता तो ये पूरा जो दुनिया है जानवरों की लाशों से सड़ जाती। और उन्होंने बोला जिसको तुम सुअर कह रहे हो वो विष्णु का तीसरा अवतार वराह है, जिसने पानी से धरती को अपनी थूथड़ से निकाला था। तो ये भी एक शर्मनाक है कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ किस्म के ग्रुप्स के सोशल मीडिया के कमेंट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोल रहा है। ये चीज दिखा रही है कि ये लोगों के पास में अपने ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, इनके पास में अपने
जो कुकर्म है उनसे बचने के कोई साधन नहीं है, और ये निकृष्ट और घटिया किस्म के लोगों की जो कविताएं और बयान है उसको सदन में बोलकर अपना छिछोरापन दिखा रहे हैं। एक चीज देखिए, असम में सबसे बड़ी जो समस्या हुई, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से आज हिमंता शर्मा की बैलेंस शीट खोली गई, माजुली शरी की जगह में हिमंता की भाई की रिंकी भुइयां की फुटकर में उन्होंने कितनी जमीन खरीदी, वहां के कितने चाय बागान बंद कराए गए और उस पर इन्होंने बाद में इनकी कंपनी ने खरीदा। पूरा एक पैरेलल लैंड। देखिए, असम की समस्या यह है, असम जो बना है ब्रह्मपुत्र से जो मट्टी आई उससे बना, इसीलिए उसके बहुत सारे इलाकों में चार कहते हैं, विश्वनाथ चार यार, वो चार है ना, छार से बना, जो छार आई है उससे बनी हुई जमीन है, और जो छार से बनी हुई जमीन है उसी तेजी से असम में जमीन का कटाव हो रहा है। पिछले 40 साल में 27% असम की जमीन का कटाव हो चुका है। वहां पे जमीन जो है सामाजिक विग्रह और पलायन का सबसे बड़ा कारण है, और वहां की जो सेंट्रल जमीन है जिनके ऊपर कटाव का खतरा नहीं है, जो पैरेलल यानी सपाट जमीनें हैं, वो सब हिमंता की कंपनी और इनके लोगों ने खरीद ली। और वहां पे जो किसान हैं, जो चाय बागान में काम करने वाले थे, आप बताइए, इन्होंने वादा किया था चाय बागान में जो काम करने वाले श्रमिक हैं जो झारखंड से गए थे उनको हम ट्राइबल का दर्जा देंगे, क्यों नहीं दिया अभी तक? ये वहां पे आज भी सवाल खड़ा हुआ, उस पर बड़ा आंदोलन है। अब हम आते हैं बिहार के ऊपर। आप जिस चीज को टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली को, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने में देर हो गई। उससे पहले ही महागठबंधन अपना बिगुल फूंक चुका है। पिछले महीने 18 तारीख को राहुल गांधी ने जो संविधान सम्मेलन किया वो वास्तव में कांग्रेस का सम्मेलन नहीं था। पूरे प्रदेश के ढेर सारे एनजीओ, जन संगठन, उनके थ्रू उन्होंने मैसेजिंग कर दी थी। और इस समय बिहार के ऑलमोस्ट हर जिले में दिल्ली से गए नेता कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। अलका लांबा अलग चल रही है, कन्हैया कुमार अलग चल रहा है, पप्पू यादव को 4 जिलों में दे रखा है। कोई ऐसा बिहार का जिला नहीं है जिसके अंदर हर दिन कांग्रेस कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और ठीक इसी तरीके से आरजेडी का भी परसों बड़ा सम्मेलन हुआ। तो जबकि अभी जो एनडीए वाला पोर्शन है उसमें जैसे अभी मेरे हिसाब से सुनील भाई कह रहे थे कि अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि नीतीश कहां खिसकेंगे, फिर चेहरा कौन होगा। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में तो आपने एक नाथ का चेहरा दिखा के 2 नाथ को बिठा दिया, लेकिन एक नाथ शिंदे और नीतीश कुमार में फर्क है। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पे यदि बिहार का 20% मुस्लिम वोट जेडीयू को चला जाता है तो बाजी दूसरी होती है। और नीतीश कुमार के चेहरे हटने पर यदि नीतीश कुमार को मिलने वाला मुस्लिम वोट जो है वो 10% पे आ जाता है तो एनडीए की बाजी बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। वहां 3 या 4% वोट का खेल है हम जातीय समीकरणों में देखें तो। और जातीय समीकरण के हिसाब से और क्षेत्रीय ताकत के हिसाब से अभी एक बहुत सारा हल्ला आप लोग सुनते रहेंगे कि आरजेडी कांग्रेस को केवल 27 सीट देना चाहती है, कांग्रेस 100 मांगना चाहती है, आरजेडी और कांग्रेस में टकराव है। अभी यूपी में भी शुरू हो गया है। ये बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है ये प्लांट कर रहा है। बिल्कुल। जबकि हमारी जो जानकारी उसके अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट नंबर ऑफ सीट्स और किस सीट पे किस प्रकार से जातिगत समीकरणों के साथ में विभाजन होगा कि यदि कांग्रेस एक जिले में 2 कैंडिडेट अपर कास्ट दे रही है तो आरजेडी वहां पर क्या देगी और वामपंथी दल किस जाति का देंगे। कोई भी जिला शायद ऐसा नहीं होगा जहां पर हर पार्टी का टिकट का आदमी नहीं हो,
क्योंकि एक पिछला अनुभव देख चुके थे कि जिन जिलों में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होता, वहां का कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो निराश होकर घर बैठ जाता है, या वो बीजेपी को वोट देने को चला जाता है, या कई चीजें होती हैं। इस बार वो गलतियां शायद नहीं हो, और जितनी मुझे जानकारी की बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड पे वर्क इस पे हो रहा है। और इस बार चुनाव के समय बिहार में सबसे कम दल बदल होगा, यह भी आप देख लीजिए। और टिकट यदि राहुल गांधी और लालू यादव की प्लानिंग में चली, देखिए तेजस्वी जो है, तेजस्वी से कॉप अप करने के लिए कांग्रेस के वो सीनियर लोगों को झिझक लगती, क्योंकि तेजस्वी उनके सामने बहुत यंग है, राजनीतिक समझ में, उम्र में भी। और लेकिन लालू के साथ में सोनिया जी का और कांग्रेस का एक अलग किस्म का रिश्ता है। राहुल गांधी अभी जब लालू यादव के घर गए थे, तो जिस तरीके से वार्म वेलकम उनका उन्होंने एक परिवार के सदस्य की ओर से किया, उस तरीके बहुत स्पष्ट है कि इनकी टिकट वितरण इन सब को लेकर कोई बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट नहीं होगा। और यदि इनकी प्लानिंग के हिसाब से विद इन 2 मंथ इन्होंने टिकट घोषित कर दिए, तो मैं आपको जो मैं पहले कह रहा था कि इस बार महागठबंधन एजेंडा तय करेगा और एनडीए उसके पीछे पीछे चलेगा। बिल्कुल, बिहार में यही होने वाला है। जी 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 जी। आपको क्या लगता है प्रशांत टंडन जी, आपको क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी वहां करेगी, एक साजिशों का दौर शुरू करेगी। हालांकि मैं इस पे एक राइडर लगा दूं कि क्योंकि अब डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो शायद ईडी सीबीआई उस तरीके से विचरण ना कर पाए वहां पे, जैसा कि उनके वक्त किया करती थी, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कहीं और हो या झारखंड हो। थोड़ा सा उसमें कमी आई है, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे जी। तो वो अंदर से डोर उसकी कहीं और थी जो चल रहा था। दूसरा कि मीडिया की तमाम साजिशें शुरू हो जाएंगी, जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, और इसका कोई ना कोई विकल्प, कोई तोड़, कोई वैकल्पिक रणनीति विपक्ष को अपनानी पड़ेगी। देखिए, 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं। अभी सनातन और कुंभ इन सब की बात होती है, सुनील जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वही रहते हैं। हमने 2 अर्ध कुंभ और कुंभ मैंने वहाँ पे पत्रकार के तौर पे कवर किया है। तमाम लोग, विशिष्ट व्यक्ति वहाँ आते थे, फिल्म के, हॉलीवुड के तमाम लोग एक आम लोगों की तरीके से आते थे। कभी कभी हम लोगों को खबर मिल जाती थी, कभी नहीं भी मिलती थी, बाद में पता चलता था कि आ गए। नरेंद्र मोदी वहां कभी नहीं गए। आप बताइए कि 2013 में वहां पे कुंभ था प्रयाग में, कोई खबर किसी के पास है कि नरेंद्र मोदी वहां गए थे? तो क्या ये अभी सनातनी बने हैं? तो ये प्रचार जो है, ये प्रचार के लिए आप जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दूसरा जो आया है, जो समझना है विपक्षी पार्टियों को, कि 2013-14 तक जो था वो सोशल मीडिया, मोबाइल का विस्तार उतना नहीं हुआ था। सोशल मीडिया अधिकांश लैपटॉप पे था, कंप्यूटर्स पे था। अब मोबाइल का विस्तार हुआ है, और अब पिछले 2-3 साल के में रील्स बहुत तेजी से प्रचलित हुई हैं। और अगर आप देखिए, हम सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, किस किस तरीके के रील्स बनाने वाले जो कलाकार हैं, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो किस तरीके की रील्स बना रहे हैं, किस तरीके से ये सब चीजें, और उन सब को अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो बहुत अश्लील किस्म की रील्स बनाने वाले हैं, वो भी अब राजनीतिक रील्स बना रहे हैं, और वो बीजेपी के पक्ष में बना रहे हैं। तो इनको कोई डिप्लॉय किया गया है ना, कहीं से कुछ फंड उनको दिया गया है। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया का स्वरूप बदल चुका है। विपक्ष को मीडिया और सोशल मीडिया का जो विस्तार हुआ है, और जिस तरीके से बीजेपी इसको इस्तेमाल करती है,
वो उनको देखना चाहिए। बाकी देखिए, आर्थिक फ्रंट पे मोदी जी को चुनौती बार बार आएगी, बड़ी चुनौती आ रही है अप्रैल तक। बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो रोज रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं यूएस एड के फंड की, उसका सीधा संकेत यही है कि वो दबाव डालना चाहते हैं और दबाव डाल के टैरिफ खत्म कराना चाहते हैं, कम कराना चाहते हैं। भारत का उद्योगपति जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने जा रहा है, चाहे वो स्टील का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे कारों का मामला हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मामला हो, 60 लाख कारों का बाजार है सारा भारत का। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार 11% की इंपोर्ट ड्यूटी पे आ गई, 15% की इंपोर्ट ड्यूटी पे आ गई, तो भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। बहुत गंभीर चुनौती आएगी इसको। आज स्टॉक मार्केट 75,000 से मनोवैज्ञानिक जो उसका स्तर है उससे भी नीचे जा चुका है। तो बड़ी चुनौतियां आ रही हैं और अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार अभी तक राजदूत को बुला के विदेश मंत्रालय में तलब नहीं कर पा रही कि भाई आपके राष्ट्रपति ये क्या रोज बात कर रहे हैं भारत के बारे में, भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यूएस एड एक संस्था है, सरकार की संस्था है, उसका लेखा जोखा उसकी खुद की वेबसाइट में है। अब उसमें जो खर्चा हुआ वो कहाँ खर्च हो गया वो ऑडिट और जांच का विषय है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप रोज ये बयान दे रहे हैं तो सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनका कुछ इरादा है। इरादा वही है कि वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति वो गलत नहीं चाहते हैं। हर राष्ट्रपति को अपने देश का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट को नहीं कर रही है। यहाँ पे कितना अफरा तफरी होगी अप्रैल के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप की रफ्तार यही रहे जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं, ये नई चुनौती मोदी जी को आने वाली। इसलिए आप देखिए कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टाइम टेबल है बाबा बदलते हैं। अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टाइम टेबल फिर बदल गया। तो ये सब चुनौतियों के साथ, चाहे वो चुनाव बिहार का हो, चाहे वो असम का हो, इन सब चुनौतियों के साथ जाना है। लेकिन विपक्ष को मीडिया, जो ये जहरीला मीडिया है और चुनाव आयोग, ये 2 चीजों पे कंसंट्रेट करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कंसंट्रेट करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। मीडिया की बात भी और बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार आप कई बार कई अलग अलग प्रोग्राम में कह चुके हैं प्रशांत जी, मीडिया पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और ये बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी दलों को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपको लगता है जो बातें यहाँ हम लोग कर रहे हैं जिसमें बहुत कुछ है, और देखिए अब चूंकि सियासत फिर से अब थोड़ी सी करवट लेती हुई दिखाई देती है और इसके बाद फिर बिहार का चुनाव, फिर चुनाव की बातें होंगी, जीत हार की बातें होंगी। लेकिन इन जीत हार और चुनाव के बीच जो कुछ गंभीर मसले हैं जिसकी चर्चा नहीं हो पाती है, जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनकी खुद की एक अलग सियासत है। लेकिन क्या लगता है आपको कि एक ढंग से जकड़ लिया गया है यहाँ देश की जनता को? एक जो स्वतंत्र रूप से आपको सोचने की, आपकी जो अंदर खाने जो क्षमता होनी चाहिए, उसमें कमी आती जा रही है। क्या कुछ लगता है? ज़रा इस सामाजिक जो परिवर्तन है इस पर भी बात होनी चाहिए। पिछले 10-12 सालों में जो परिवर्तन आया है, सामाजिक चेतना जिसमें बहुत सारी बातें होती थी, अब नहीं हो रही। अब सिर्फ और सिर्फ सियासत, उसमें भी अगर मुख्यमंत्री कहता है कि गिद्धों को लाशें मिली तो कितनी शर्मनाक बात है। आपको अगर ये कविता जिसके बारे में बता रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी, उस कविता को पढ़ना ही था तो कम से कम शुरुआती 2 लाइन आप छोड़ देते। इसलिए मैं उस सामाजिक चेतना की बात कर रहा हूं। राजीव जी, जब कोरोना आया 2020 में और हम पीछे की ओर जाने लगे
तब सरकार के पास एक बहाना था कि हम क्या करें, वैश्विक हालात ऐसे हैं, महामारी फैली हुई है, कोरोना का दौर है, हम कुछ कर नहीं सकते। उसके जाने के बाद, कोविड के जाने के बाद मुझे लगता है हम वापस उसी दिशा की ओर जा रहे हैं। कोविड के वक्त जो बर्बादी हमने देखी थी, वही बर्बादी हमें आर्थिक मोर्चे पे दिखाई दे रही है। 2022 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही थी, फिर 2024 आ गया, नहीं हुई, 2025 आ गया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी नहीं हुई। अब शायद 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिश्ते हमारे वैश्विक जगत में है, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो स्थिति है, उसे देखते हुए लगता है कि हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हम भारत के लोग बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। हमारी सरकारें इवेंट करने में ज्यादा ध्यान देती है, लोगों के भले के काम करने में रुचि नहीं। जैसे इन्वेस्टर समिट हर राज्य में होने लगी, और हर इन्वेस्टर समिट पे सैकड़ों करोड़ रुपए मीडिया बाइंग में, मैं मीडिया बाइंग कह रहा हूं, खासतौर पे अखबारों को विज्ञापन देकर उन्हें सरकार के पक्ष में करने का काम होता है, या कुछ शहरों को सजावट में काम होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और कहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, हमने ये कर दिया, जबकि एक व्यवसायी से मेरी बात हुई जो इन्वेस्टर समिट में गए। उन्होंने कहा कि चींटियों को बुलाने के लिए आपको गुड़ की भेली नहीं रखनी पड़ती, चींटियां खुद आ जाती कि कहाँ मिठास है। यानी जिसे उद्योग खोलना होगा उसे पता है कि कहाँ सुविधा है, कहाँ सुविधा नहीं है। इसी मध्य प्रदेश में कभी अनिल अंबानी ने कहा था कि वो 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। अनिल अंबानी बाद में कोर्ट में कह रहे कि मैं तो बीवी के गहने बेच के घर चला रहा हूं। सुब्रत राय सहारा ने कहा था कि मैं मुरैना में 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा। सुब्रत राय सहारा स्वर्गवासी हो गए और उनकी कंपनी दिवालिया हो गई है और लोगों के पैसे नहीं दे पा रही। तो ऐसे वादे करने के, ऐसे बयान देने का मतलब क्या है कि हम कोई ठोस काम कर नहीं रहे हैं, केवल सजावट कर रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कि क्या हमारे जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जो छोटा इंजन है वो बड़े इंजन की सेवा में ही लगा रहता है। छोटा इंजन बड़े इंजन के सामने उसे, मतलब ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बोलचाल में यह कि उसे पटाने में या उसकी चापलूसी में लगा हुआ है हर छोटा इंजन, कि बड़ा इंजन आएगा तो मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। और पूरा सिस्टम इस पूरे मामले में नदारत है। पूरी ब्यूरोक्रेसी गायब है, पूरे संगठन गायब है, सरकारी संस्थाएं गायब है। केवल 2 ही लोग होते हैं, एक होते हैं प्रधानमंत्री और दूसरे उस राज्य के मुख्यमंत्री। और दुर्भाग्य से यही परंपरा पंजाब ने भी अपना ली, यही परंपरा उड़ीसा ने भी अपना ली कि बस हमें तो प्रचार करना है, काम करने की जरूरत नहीं। तो हमारे सामाजिक ताने बाने में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम लोगों ने, हमारे मतदाताओं ने, देश की जनता ने ये समझना बंद कर दिया है कि कौन हमारा भला करना चाहता है, कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है और कौन असल में हमारा नायक है। यहां आकर मुश्किल खड़ी हुई है। और ये एकाएक नहीं हुआ, क्योंकि पूरे के पूरे मीडिया ने, पूरी सरकारों ने लोगों को इस तरह कहा कि जश्न करना बहुत जरूरी, बेटी की शादी तो कर्ज लेके बैंड बाजा बजाओ, पटाखे फोड़ो, भले कर्ज में जिंदगी भर डूबे रहो। तो यही स्थिति हमारे राज्यों की सरकारों की हो गई है। इवेंट करो, प्रधानमंत्री जी की जय जयकार करो, और प्रधानमंत्री जी आके फिर वही कहते हैं कि देखिए जो उनके चुनावी भाषण होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो खर्चे होते हैं इस तरह के आयोजनों के, ये सारे खर्चे, इन खर्चों पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि कितनी मीडिया बाइंग हो रही, कितने अखबार, पहले अखबारों में विज्ञापन होते थे, सरकारी विज्ञापन 20x3 के, 25x4 के, लेकिन अब तो जैकेट पे जैकेट, 4 पेज, 6 पेज के विज्ञापन एक इवेंट के। और जो इवेंट के होगा, जब आपका डील हो जाएगा तो बता देना कि भाई हमारी डील हुई है, ये कंपनियां आ रही है, लेकिन ये नहीं। अब जैसे इंदौर में जब इन्वेस्टर समिट हुई थी जी, तो टीसीएस को और इन्फोसिस को मुफ्त में, मतलब जहां जमीन का भाव 5 करोड़ रुपए एकड़ है, वहां उन्हें 5 लाख रुपए एकड़ के भाव में 100 एकड़ 130 एकड़ जमीनें दी गई, प्राइम लोकेशन। और ये कहा गया था, प्रचारित किया गया था कि इससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
लेकिन 50,000 तो छोड़िए 5,000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। तो ये सारे जो भ्रम बनाए जा रहे हैं, आम मतदाताओं के सामने भ्रम बनाए जा रहे हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री धार्मिक आयोजनों में जाते हैं तो मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं है कि एक बाबा जो ओघड़ बातें करता है उसके सामने पूरी व्यवस्था नतमस्तक कैसे हो जाती। अंबानी की यहाँ शादी में उसे ऑस्ट्रेलिया से बुलाया जाता है और तमाम आयोजनों में वो जाते हैं और मुख्यमंत्री तो उनके आगे नतमस्तक रहते ही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी नतमस्तक रहते हैं। ये सबसे विचित्र बात है। कमलनाथ भी उनके यहाँ दरबार में जाते हैं, उन्हें बुला के उनकी कथा करवाते हैं। तो ये सिस्टम इतना भ्रष्ट कर दिया गया है कि हम मूल मुद्दों को भूल गए हैं। हमें यही लगता है कि देखिए कितना भव्य महाकुंभ हुआ, बागेश्वर बाबा कितने महान हैं, कवि प्रदीप मिश्रा जो है 14 लाख रुद्राक्ष बांटते हैं, कितने पवित्र हैं, और रुद्राक्ष पहन लेंगे तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। वो रुद्राक्ष लूटने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हैं और लोगों की मौत होती है। जो बाबा कैंसर अस्पताल बना रहे हैं वो अपने यहाँ आने वाले मतलब भक्तों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं करते। उन्हें पीने का पानी या तो अपने घर से लाना होता है या बोतल खरीदनी पड़ती है। लेकिन वो कैंसर अस्पताल बना रहे हैं क्योंकि कैंसर, आप अगर गंभीरता से देखेंगे तो कैंसर बीमारी तो है, लेकिन बीमारी से बड़ा एक व्यवसाय बन चुका है देश में। तो हम इन सब चीजों में उलझे हुए हैं और हमारी सरकार को जो सकारात्मक रोल करना चाहिए था, सक्रिय रोल करना चाहिए था, समस्या की जड़ में जाना था, वहां हम नहीं जा रहे हैं। केवल ऊपरी लीपापोती कर रहे हैं, ऊपर मेकअप कर रहे हैं। मरीज की तबीयत नहीं देखी जा रही है, उसके चेहरे पे पाउडर लिपस्टिक लगाया जा रहा है कि देखिए मरीज कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे थे। ये सबसे बड़ी चिंता जो अलग अलग जगहों, लेकिन यहाँ हम सामाजिक चेतना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव, उसके रिजल्ट और इन सब से बहुत निराशा है इस समाज में, इस देश में। और वो क्यों आखिर बार बार चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। फिर से देश 6 महीने बाद चुनाव की तरफ बढ़ जाएगा और हो सकता है कि पहले चुनाव करवा लिए अगर बिहार में तो उससे भी पहले हो जाएगा। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच जरा आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास। सुनील जी, आप उस समय असम की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा रोका था, आगे बढ़े थे हम लोग। असम की बात ज़रूर कीजिए। असम के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर पर निगाहें, और कैसे आज कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर को लेकर, क्योंकि जब असम जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी गए ऑलरेडी असम में हैं, गुवाहाटी में हैं, तो उधर मणिपुर का जिक्र आने लगा। प्लीज अपनी बात। सवाल यही है ना कि अगर आप असम जा रहे हैं तो असम जाने के पहले आपको मणिपुर जाना चाहिए। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? इतने लंबे समय से वहां हिंसा फैली हुई है। उस हिंसा को रोकने, हिंसा में शामिल लोगों से वार्ता करने, लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करने, हिंसा के कारणों को तलाशने और उन कारणों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या भारत केंद्र सरकार की नहीं बनती? प्रधानमंत्री जी की नहीं बनती? और अगर आप मणिपुर को छोड़ करके, मणिपुर की चर्चा भी के बगैर आप असम पे की दौरे पे जा रहे हैं तो ये चुनावी दौरा नहीं है तो और क्या है? और जो सवाल असम सरकार को लेकर के या वहां के मुख्यमंत्री को लेकर के उठाए गए हैं, उन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? ये कैसे संभव है? और अगर आप उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? जो लोगों के रियल इश्यूज हैं, उन इश्यूज से बात करने के लिए कौन तैयार है? असम जो पूरे पूर्वोत्तर की समस्याएं जो है, हर राज्य की अलग अलग समस्या है, उस पूरे पूर्वोत्तर पर स्थिति क्या रह गई है? आप सब कुछ हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर छोड़ दिया है आपने, और उनकी कोशिश केवल और केवल यह है कि ध्रुवीकरण होता रहे। ध्रुवीकरण के आधार पर अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, तो ये बेहतर समाज बनाना तो नहीं हुआ? लोगों को जागरूक करना तो नहीं हुआ? सवाल इस बात का है। और मेरा अपना ये मानना है कि असम हो, बिहार हो, इस देश का कोई भी हिस्सा हो, सरकार को की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकती है। ठीक है, गुणा गणित
और तमाम तरह के सामाजिक समीकरण, दलीय गठबंधन मिलाकर के आप चुनाव में उतरने जा रहे हो, लेकिन लोगों के मन में वो सवाल नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। आज जो सभा हुई है प्रधानमंत्री जी की बिहार में ही, क्या वो सभा आम आदमी की सभा थी? आप अगर सरकार के खर्चे पर सरकार से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके आप एक आयोजन कर ले तो ये मान लिया जाए कि सरकार लोगों ने आपके नीतियों कार्यक्रम को मोहर लगा दिया। ये संभव नहीं है। बिहार आज इस दौर से गुजर रहा है कि वहां स्थित वहां बेरोजगार की समस्या है, किसानों की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, पलायन है। इन किसी भी समस्या के मुद्दे के ऊपर सरकार बात करने के लिए नहीं तैयार है। आप गठबंधन की स्थिति है कि जेडीयू को कमजोर करने की कौन सी कोशिश नहीं की जा रही है। अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी ये कहती है कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनना हमारी प्राथमिकता है, किस बात का लाडलापन है ये? आप किसी को अपना लाडला भी बतावे और उसका विकल्प भी तलाश रहे हो और घोषित रूप से, तो आपकी बात में कोई साफ गोई नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो असम की भी स्थिति, असम में जो सवाल है वो बहुत गंभीर है जी। उन असम अब समाज को बांटने के अलावा और क्या? सवाल सही है कि आप घुसपैठियों के नाम पर लोगों को कितने समय तक डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? उसका कोई समाधान है कि नहीं आपके पास? और केवल सुबह से शाम तक किसी ध्रुवीकरण की स्थिति ही बनती रहेंगी कोई। और असम बदल रहा है, इसका परिणाम आप जो 2024 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया उसमें आप देख सकते हैं। असम की स्थिति वो नहीं रही जो कांग्रेस जो बीजेपी बनाना चाहती है। और विपक्षी दलों ने, चाहे असम हो और चाहे बिहार हो, जमीनी स्तर पर ढेर सारे बदलाव लाए। लोग ये सवाल उठाते हैं, बिल्कुल सही है, आपने कई बार उसका उल्लेख किया कि लोग कहते हैं कि हम लोग चर्चा करते रहते हैं लेकिन परिणाम तो कुछ और ही आते हैं। केवल हम और आप कौन सत्ता में आ गया, कौन सत्ता से बाहर हो गया, इस पे बहस नहीं करते। और इस बहस के आधार पर भी यह नहीं होना चाहिए कि लोगों ने किस राजनीतिक दल को खारिज कर लिया और किसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप कहते हैं कि दिल्ली में इंडिया दल समूह या आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, तो इतना अंतर थोड़े हो गया उसमें। या अगर इंडिया दल समूह सत्ता में नहीं आया तो इसका मतलब नहीं कि बीजेपी के लोगों ने स्वीकार कर लिया। दोनों दलों में, हारने वाले दल में और सत्ता में आने वाले दल के बीच में केवल 2% का अंतर है, वोटों का अंतर है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस चर्चा को आप खत्म कर देंगे। और किस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के जो सवाल पैदा हो रहा है, क्या वो लोगों को उससे विचार नहीं करना चाहिए? चुनाव को के अनियमितताओं को लेकर जो सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब कौन देगा? और क्या वो चुनाव प्रक्रिया का अंग नहीं है? ये इसकी चर्चा भी नहीं होगी। सवाल केवल आप अपने नजरिए से चीजों की व्याख्या थोड़े कर लेंगे और आप मान लेंगे कि सब लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। मेरा अपना यह मानना है कि कुंभ का भी सवाल, कुंभ के आयोजन का भी सवाल, लोगों की भागीदारी का मतलब ये नहीं होता कि जितने लोग आ रहे हैं सब बीजेपी के समर्थक है। ये लगातार चलते, ये पहली बार लोग आ रहे हैं और सब बीजेपी के नाम पे चले आ रहे हैं। ढेर सारे लोग मिलेंगे जिनको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, वो धार्मिक आस्थाओं के कारण से आ रहे हैं और हमेशा से आते रहे हैं और आते रहेंगे। आज आप सत्ता में हैं तो आपको लग रहा है कि सही प्रशांत जी ने सवाल उठाया कि यह कुंभ तो लगातार पता नहीं कितने वर्षों से चलता चला रहा है। जो ज्ञात इतिहास से बताया जाता है कि हर्षवर्धन के दौर से 7वीं या 8वीं शताब्दी के दौर से ये प्रक्रिया शुरू हुई, यह आयोजन शुरू हुआ। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए हैं? अगर ये सनातन क्या इतना बड़ा मापदंड है कि जो कुंभ में स्नान कर लिया वही सनातनी है, तो उस प्रमाण पत्र आपने कितनी बार हासिल किया है? आपको बताना चाहिए कि अपने पैदाइश से लेकर के और आज तक कितनी बार हम कुंभ में स्नान कर चुके हैं। ये अपने राजनीतिक नजरिए से आप किसी धार्मिक आयोजन की व्याख्या करेंगे, मुझे नहीं लगता कि चलने वाला। किसी भी धार्मिक नेता को इस देश के लोगों ने उसके धार्मिक गतिविधियों के नाम पर राजनीतिक सफलताएं नहीं दी हैं।
ये प्रमाण है इस बात का। कोई राजनीतिक धार्मिक नेता देख लीजिए, और जिसने राजनीतिक दल बनाए, चुनाव में उतरा या किसी दल विशेष को समर्थन किया, लोगों ने उसको खारिज किया है। कुंभ के मेले में शामिल होना और सरकार की सफलताएं और विफलताएं दो अलग अलग चीजें हैं, और कुंभ की भी सफलता विफलताओं पर चर्चा होगी। ये ऐसा नहीं कि आप कोई कविता पढ़ देंगे और कोई कहानी सुना देंगे तो लोग उसको भूल जाएंगे। जिन लोगों ने अपने लोगों को गंवाया है वो कैसे भूल सकते हैं? और ऐसा भी नहीं कि हम और आप आरोप लगा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हमारे राज्य में कई ऐसे लोग आए जिनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था। टीएमसी के नेता ने राज्यसभा में भाषण में बात कही। बिहार से इस सवाल उठ करके सवाल आए, झारखंड से सवाल आए कि लोग जिनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। इसकी जवाबदेही किसी के ऊपर नहीं बनेगी। लोगों की भागीदारी के नाम पर निश्चित रूप से लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वह इसलिए आ रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन देना है, बीजेपी को समर्थन देना है, बीजेपी के लोग हैं। यह तो बहुत ही मैंने सरलीकरण है, पूरे के पूरे लोगों की आस्था का सरलीकरण है। बिल्कुल। मेरा सवाल जो मेरा अपना मानना यह है कि जो सवाल विपक्ष पैदा कर रहा है जिस किसी भी राज्य में और जिस किसी भी आयोजन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तो नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को छालने की कोशिश कर रही है जिससे इन विषयों पर, जो प्रमुख विषय है, उस पर चर्चा ना हो। इस बात की चर्चा ना हो कि आखिर लोगों की जान गई अगर कुंभ में तो क्यों गई, गिद्धों से लाशों को क्यों नहीं बचाया जा सका, लोगों को लाशों में परिवर्तित होने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये सवाल अधूरे रह जाएंगे, इनके ऊपर सवाल नहीं पैदा होगा। किसान अगर धरना दे रहा है और आप कहते रहे कि हमने किसानों के हमेशा ख्याल रखा, तो आपके कहने से और किसानों के धरने के बीच में कोई तालमेल है कि नहीं है? महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपका दावा है कि आपने किसानों को खुशहाल किया तो किसानों को जय जयकार करना चाहिए। किस बात के लिए धरना दे रहे हैं? और वो धरना दे रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि धरना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके दावे उतने खोखले और निरर्थक है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी। बहुत गंभीर चर्चा, और इसके एक कहें तो बहुआयामी चर्चा और मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि अलग अलग राज्य, लेकिन उन राज्यों की तस्वीर जो है उसमें एक जगह आप आके अटक जाते हैं जहां नरेंद्र मोदी इन राज्यों में जा रहे हैं, और सब जगह कहीं न कहीं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है उसमें भाजपा बहुत एग्रेसिवली नज़र आती है। और नरेंद्र मोदी इस कहें तो इसके ध्वजवाहक हैं। बिल्कुल उनके हाथ में कमान है और वो ये करने में सफल हो रहे हैं। आज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इसी मिडिल क्लास के डूब गए हैं शेयर बाजार में। ये आज की बात है क्योंकि आज शेयर मार्केट खुला था, बिल्कुल फ्लैट 700-800 पॉइंट डाउन, और ये लगातार हो रहा है। 8 महीने के निचले स्तर पर भारत का शेयर बाजार है। 8 महीने के निचले स्तर पे पैसे जितने लगाए अब तक डूब चुके हैं मैक्सिमम। और जो बाहर के लोग थे, FIIs, वो पैसे लेके निकल लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे लेके निकल लिए, क्योंकि उनको अब भारत के इकोनॉमी पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन कब तक आपके चारों तरफ जो एक अंधा कुआं बनाकर उसमें आपको छोड़ दिया गया है, उसमें कब तक आप खुद को खुश रख पाएंगे, ये आपको ज़रा सोचना है। बाकी जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहिए और खुश रहिए, लेकिन किसी के भी नारे लगाइए, चाहे राहुल गांधी के हों, नरेंद्र मोदी के हों, अखिलेश यादव के हों, किसी के भी हों, ज़रा सोचिए कि कौन आपके लिए सही सोच रहा है, कौन आपके लिए गलत सोच रहा है। चुनाव आयोग जिंदाबाद के नारे भी लगाना चाहते हैं, हम भी लगाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पहले अपनी ईमानदारी दिखाए, दर्शाए। बहुत तकलीफ के साथ ये सारी बातें यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि देश की सियासत ने इस देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया है, आप ये तय मानिए। और ये पूरी दुनिया में इसी क्रम से, दुनिया की बात छोड़िए, लेकिन हम लोग जो विश्व गुरु कह रहे थे, हमारे देश में सिर्फ अपने देश के जो लोग आए हैं हिंदुस्तान, उनके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, कमर से पैरों तक
बेड़ियां लगी हुई थी, जंजीरों में जकड़े हुए थे, तब वो आए हैं। क्या महिला क्या पुरुष, और किसी देश में नहीं। कैसे विश्वगुरु हैं, जरा सोचिएगा। वोट देने से पहले ज़रूर सोचिएगा। अभी वोट नहीं देना है, और आपके वोट को अगर किसी और के वोट में तब्दील किया जा रहा है तो जाइए, लड़िए,